नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो। हम अपने पिछले कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? हम लोग ऊष्मा एवं ताप के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ताप का मापन देखा और हमने देखा कि किस तरह से ऊष्मा की अभिधारणा, है ना, हमने बहुत सारे क्रियाकलाप देखे और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ऊष्मा क्या होता है, विभिन्न पदार्थों पर किस तरह से निर्भर करती है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं और हमने क्या देखा, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां जो है हम लोग देखेंगे तीन तरह से होता है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने से क्या हो जाता है, गिलास गर्म हो जाता है। जब आप चाय को स्टील के ग्लास में डालते हो तब क्या होता है, स्टील का ग्लास गर्म हो जाता है ना। आपने अनुभव किया होगा उसको छूकर। धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद क्या होता है, उसका दूसरा सिरा भी, दूसरा छड़ भी गर्म हो जाता है। सपोज कीजिए आप यहाँ पर कोई भी एक सामान रखा हुआ है, कोई भी एक लोहे की छड़ कुछ है, और आप यहाँ से उसको क्या कर रहे हो, यहाँ से एक मोमबत्ती या कुछ लेकर उसको गर्म कर रहे हो। तो जब ये गर्म होगा तो सबसे पहला ये सिरा गर्म होगा और उसके बाद धीरे 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 होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उसी तरह क्या होता है, एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म चाय से भरे गिलास को कुछ देर खुला रख देने से क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी आपको गरम गरम चाय देती है और बोलती है बेटा जल्दी से पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। तो आप थोड़ी देर बाद, अगर आप उस वक्त चाय नहीं पीते हो, थोड़े समय बाद जब आप जाकर देखते हो तो क्या देखते हो आप, कि आपकी चाय तो ठंडी हो चुकी है। और कई बार आप अपनी मम्मी से बोलते हो कि दोबारा गर्म कर दीजिए और आपको डांट भी पड़ती है ना, कि समय पर क्यों नहीं पिया। तो इस तरह से क्या होता है कि इसी प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर शरीर गर्म होने लगता है। जब सर्दियों का मौसम सब होते हो तो क्या करते हो आप, आग सब सेकते हो ना, अपने आप को गर्माहट देते हो। तो इन सब क्रियाओं से क्या स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण, क्या स्पष्ट हो रहा है इन सब से, कि ऊष्मा का जो है स्थानांतरण, है ना, ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया, ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया क्या स्पष्ट होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया, यानी जो ऊष्मा जो एक स्थान से क्या होता है, जब ऊष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बढ़ती है, ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं, को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण। यानी एक सिरे से कहां पहुंच गया, वो दूसरे सिरे में पहुंच गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। वो किसके कारण होता है, वो तापांतर के कारण होता है। यानी उसका ताप जो है, क्या होता है, ताप बढ़ता जाता है। तो तापांतर के कारण क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। किसके कारण होता है, तापांतरण के कारण ऊष्मा का जो है संचरण होता है। अब आप देखिए कि ऊष्मा का संचरण
कहां से होगा? अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की ओर होता है। तो हम लोग तीन तरीके से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले तरीके के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तरीका जो है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? चालन। चालन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये क्रिया क्या है। अब आप एक क्रिया कीजिए कि अगर आपकी किताब में एक क्रिया दे रखा है 5.6, उस चित्र को सभी देखिए। 5.6, उस चित्र को सभी ध्यान से देखिए। उस चित्र में क्या दे रखा है? उस चित्र में देखिए, ये देखिए चित्र 5.6, उसमें क्या दे रखा है कि आप स्टील के चम्मच का एक सिरा, स्टील के चम्मच का एक सिरा, ये देखिए स्टील का चम्मच है, इसका एक सिरा बीकर के उबलते हुए, ये जल क्या है? ये उबल रहा है, ये देख रहे हो ना, भाप सब उठ रहा है। तो जल के उबलते हुए कहां पर रखे? उबलते हुए जल में एक सिरा रखे चम्मच का। चम्मच का दूसरा सिरा आपके हाथ में पकड़े। ठीक है, दूसरा सिरा कहां पर होना चाहिए? आपके हाथ में। चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफी गर्म हो जाता है। तो यहां से गर्मी कहां को पहुंचता है? आपके हाथ। लास्ट में आप क्या करते हो? आखिर में आप हाथ को छोड़ देते हो, चम्मच को छोड़ देते हो, क्योंकि आपका हाथ गर्म होने लगता है। तो चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफी गर्म हो जाता है ना? तो आप सोचते होंगे कि ये तो चम्मच का तो पहला कहाँ का सिरा रखा था आपने? सिर्फ आगे का सिरा रखा था, फिर यहां तक कैसे ऊष्मा पहुंच गई, है ना? तो इसमें क्या है, आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? हमने उसके बारे में पढ़ा है। किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर, है ना? प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है प्रत्येक पदार्थ। तो चम्मच का एक सिरा जो उबलते जल में, जो ये सिरा जो उबलते जल में है, उसका ताप बढ़ता है, क्योंकि तप्त अणु क्या करता है? अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी यानी अपने पड़ोस अणु को देता है और स्थानांतरित होता रहता है। इस प्रकार जो है पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित करके अपने पड़ोसी को देता है, फिर देता है ना? इस तरह करते करते इस क्रिया के प्रकार क्या होता है? ऊष्मा का ताप बढ़ते बढ़ते इस सिरे तक पहुंच जाता है। और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद क्या होता है? चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। चम्मच का दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? चालन, कंडक्शन। अब एक और क्रिया आपको दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए, एक और चित्र दे रखा है आपके किताब में 5.7, चालन विधि का प्रयोग। अब देखिए इस क्रिया में क्या हो रहा है? चालन विधि का प्रयोग। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो है लोहे की एक पटरी ले रखी है। ये क्या ले रखा है? लोहे की एक पटरी ले रखा है। पटरी के ऊपर समान दूरी पर मोम की सहायता से क्या है? 4 पिने रखे हुए। ये देखिए, 1 2 1 2 3 4, इस तरह से क्या है? 4 पिने चिपका रखा है। अब जो है पटरी में, ये देखिए इसको,
इसके एक सिरे पर, इस पटरी के एक सिरे पर क्या रखा हुआ, ईंट से दबा रखा है ताकि यहां पर रुके रहे। दूसरे सिरे पर हम क्या देख रहे हैं, स्पिरिट लैम्प की सहायता से हमने यहाँ पर एक स्पिरिट लैम्प रखा हुआ है और इसको जला दिया है। इसकी सहायता से ये इस सिरे को हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। एक सिरा गरम कर रहे हैं क्योंकि एक कॉर्नर में यहां पर रखा हुआ है। तो इस सिरे को जब हम गरम करते हैं, देख रहे हो ना, इस सिरे को जब हम लोग गरम करते हैं तब क्या होता है, गरम करने पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पिने, जो कितने पिन रखे हुए हैं, यहाँ पर 4 पिन रखे हुए हैं, तो इसमें से नंबर 1 पिन पहले गिरती है, उसके बाद दूसरा पिन गिरता है और उसके बाद तीसरा और चौथा, सभी पिने क्या होता है, इस क्रम से गिरती जाती है नीचे। जैसे जैसे गर्म होगा नीचे को ये गिरेगा। तो आपने ये देखा कि किस तरह से एक सिरे से ऊष्मा का स्थानांतरण बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। तो यहां हम देखेंगे कि ऊष्मा के स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, है ना। जो अणु होते हैं वो यहीं पर है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा क्या करते हैं, अपने पास वाले अणु को देते रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ऊष्मा के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ऊष्मा क्या होता है, संचरित करता है, स्थानांतरित होता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा। चालन विधि का प्रयोग करके हमने क्या देखा, हमने 2 परीक्षण देखे, है ना, कि किस तरह से चालन विधि का प्रयोग करके हमने क्या देखा, कि किस तरह से चालन विधि का प्रयोग करके 2 चित्र दे रखे हैं। चम्मच को गर्म हुआ, यानी यहां पर चम्मच डाला और यहां तक उसकी क्या पहुंच गया, गर्माहट पहुंच गया। और दूसरी विधि को हमने देखा किस तरह से, है ना, ये जो लोहे की पटरी है ये यहां से गर्म होते हुए एक एक पिनों को नीचे गिराते हुए इस कहां तक पहुंचा, इस कॉर्नर तक पहुंच गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। अब देखते हैं अगला विधि कौन सा है। अब हम लोग अगले विधि की तरफ चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला विधि है संवहन। अगला कौन सा विधि है, दूसरा विधि संवहन। संवहन, अब सारे विधियों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन, संवहन। अब हम देखते हैं ये विधि क्या है, संवहन विधि क्या है। द्रवों तथा गैसों में क्या है, द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण कौन से विधि द्वारा होता है, कौन से विधि द्वारा होता है, संवहन। तो द्रवों तथा गैसों में किसका किसका स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण कौन से विधि द्वारा होता है, कौन सा विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। द्रवों और गैसों में हमने देखा, ठोस पदार्थ में किससे हमने किया,
ठोस पदार्थ का भी हमने देखा, उसमें किसमें से हुआ, उसमें कौन सा क्रियाकलाप आपने किया, उसमें चालन विधि का उपयोग किया। अब इसमें भी आप देखिए द्रवों में किस तरह से संवहन होता है। आपके किताब में एक प्रयोग दे रखा है, हम लोग देखते हैं कौन सा प्रयोग है वो। ये देखिए, इस प्रयोग को देखिए। देख रहे हो ना इस प्रयोग को? तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, चित्र 5.8 है। जो आपकी किताब में कौन सा चित्र है, 5.8। तो इसमें कांच का एक फ्लास्क ले रखा है। देख रहे हो, कांच का एक फ्लास्क लीजिए और इसमें क्या कर रखा है, आधे भाग तक पानी भर दीजिए और पानी में सावधानी पूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट यानी जो लाल दवा है का एक कण फ्लास्क के बीच में डालिए। यानी जो है लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण फ्लास्क के बीच में डालिए। अब जो है फ्लास्क को स्पिरिट लैम्प से धीरे धीरे गर्म कीजिए। यहां पर देखिए स्पिरिट लैम्प जला रखी है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे गर्म कीजिए। अब आप देखेंगे कि जो पानी में उठने वाले, अब जब पानी गर्म होता है तो पानी में क्या उठता है, रंगीन धाराएं, एक रंगीन रंग बिरंगी धाराएं उठ रही है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक रंगीन धाराएं जो फ्लास्क की पैंदी से क्या होता है, जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देगा। और कुछ समय बाद क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे इस तरह से चक्कर काटती हुई पुनः वापस इस पैंदी में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो है लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देगा और कुछ समय बाद चक्कर काटते हुए वापस पैंदी में बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लास्क की जो तली के जल है, यहाँ की जो तली के जल है, उसके अणु क्या है, पहले गर्म होते हैं। जब इसमें क्या है, इसके अणु क्या है, पहले गर्म होते हैं। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्का, जब ये गर्म होता है तो क्या हो जाता है, हल्का होता है। तो ये जो ठंडे, या आपको पता नीचे से गर्म होना शुरू होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उसके पास के क्या होता है, ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा जो गर्म जल, वो उसके अणु हल्के होते हैं, उस कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर आते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं। ये अणु भी गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल जो है गर्म हो जाता है। तो हमने वो लाल दवाई क्यों डाला था कि आपको पता चले कि किस तरह से, वरना पानी आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से ऊपर की तरफ उठ रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इस प्रक्रिया से हमें क्या पता चला कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर क्या होता है, उसके अणुएं गति करते हैं। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के इस तरीके को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो संवहन आपके दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है ना। तो ये इसके द्वारा हमने देखा किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, जल गर्म होते हुए उसके अणु एक जगह से दूसरे जगह को गर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घरों में तथा कारखानों में उठने वाली धुआं और गर्म जो गैसें संवहन धाराओं के कारण ही ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगर आपकी मम्मी सब घर में लकड़ियां आदि जलाते होंगे तो आजकल क्या है, चिमनी सब लगाते हैं, तो उसमें से जो धुआं उठता है, या फिर कारखानों में आप देखते हो चिमनी के अंदर से धुआं उठता है, तो वो सब क्या होता है,
वो सब जो है इस प्रक्रिया के द्वारा होती है। और श्वसन क्रिया में निकली वायु समान वायु की तुलना में गर्म होती है ना। जैसे कि आप श्वास छोड़ते हो और वो आप अपने आगे हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा वो गर्म होता है, नम तथा कम घनत्व वाली होती है। और ये ऊपर उड़कर खिड़की तो क्या होता है, दरवाजे और रोशनदान आदि से बाहर निकल जाते हैं। और कमरे में हाल में क्या होता है, गर्म वायु निकालने के लिए आजकल क्या है, छत के पास सारे दीवारों में आपने देखा होगा गोल गोल क्या लगा रखा है, छेद बना रखे हैं, है ना, या एग्जॉस्ट पंखे लगा रखे हैं, जिससे कि कमरे और हॉल की जो ठंडी और स्वच्छ हवा जो है क्या है, स्वच्छ हवा बाहर से आए और अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हमने देखा संवहन क्रिया द्वारा किस तरह से द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब तीसरा प्रक्रिया देखते हैं कौन सा है। अब एक और प्रक्रिया है विकिरण। विकिरण कौन सा है अगला प्रक्रिया? अगला प्रक्रिया है विकिरण। विकिरण यानी इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन, विकिरण। अब हम देखते हैं ये क्रिया क्या है, ये क्रिया किस तरह से होता है। यह ऊष्मा संचरण का तीसरा विधि है। कौन सा विधि है? तीसरा विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के हो सकता है, यानी किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती वहां पर। तो स्थानांतरण के इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के, कैसा होता है, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण या रेडिएशन। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें उसी प्रकार फैल जाती है जिस प्रकार आप देखते हो ना, विद्युत बल्ब जब जलती है या मोमबत्ती जब जलाती है तो क्या होता है, पूरा प्रकाश कमरे में फैल जाता है। या आपने जहां पर मोमबत्ती रखी है वहां पर क्या होता है, वो फैल जाता है। या बल्ब जब जलाते हो आप देखते हो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। तो इसमें जो है एक क्रियाकलाप है, वो है कि आप एक मोमबत्ती को जलाकर क्या कर दीजिए, एक मोमबत्ती को जलाकर आप खड़ा कर दीजिए। एक मोमबत्ती को जलाकर, ये देखिए एक मोमबत्ती जला रखी है, इसको जलाकर आप क्या कर दीजिए, इस तरह से खड़ा कर दीजिए। उसके बाद एक थर्मोमीटर को हाथ से पकड़कर मोमबत्ती के लौ से थोड़ी दूर पे रखिए। कुछ देर बाद थर्मोमीटर के पाठ्यांक को देखिए कि कितना है, उसमें क्या अंतर दिखाई देगा। तो आप देखोगे कि थर्मोमीटर के पाठ्यांक में क्या है, वृद्धि होती है, यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तब क्या है, ये कमरे में ये अपने आसपास क्या फैला रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा फैल रही है, गर्मी फैल रही है। तो यह किस विधि से हो रहा है, ये विकिरण है ना, विकिरण विधि से हो रहा है। तो वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण क्या होता है, थर्मोमीटर की गुंडी में क्या हो जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कौन से विधि से नहीं होता, चालन विधि से नहीं होता। और मोमबत्ती की जो लौ है, लौ के आसपास की गर्म वायु कैसे होती है, हल्के होने के कारण, गर्म वायु हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाती है, अतः ऊष्मा का
ऊष्मा का स्थानांतरण संवाहन से भी नहीं होता, है ना, संवाहन विधि से भी नहीं होता। तो इससे ये स्पष्ट है कि थर्मोमीटर की ये जो गुंडी है इसमें क्या है, किसी अन्य विधि से गर्म हुई है, और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच, यानी दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये अपने आप क्या है, ऐसे फैलता रहेगा। विकिरण की क्रिया कैसा होता है, किस तरह से होता है, निर्वात भी हो सकती है। और आपको पता है ना, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा भाग निर्वात है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा किस तरह से होती है, निर्वात की वजह से, इसके किरणों की वजह से पृथ्वी की तरफ पहुंचता है। तो आज हमने तीन तरीके देखे। तीन तरीकों द्वारा हमने क्या देखा कि किस तरह से हमने तीन तरीकों द्वारा, है ना, ऊष्मा की स्थानांतरण देखा। ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां देखी, जिसमें से पहला था चालन विधि, दूसरा संवहन विधि, तीसरा विकिरण विधि। तो आप इन सब विधियों को अच्छे से पढ़कर, अच्छे से उसके सारे डेफिनेशंस को आपके नोटबुक में अगली कक्षा में लिख कर आओगे। और अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।